गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, लास्ट क्लास में रिएक्शन केमिस्ट्री के हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन देखा था। नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ हम लोग कौन सी कंडीशन में करते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन या नॉन स्टैंडर्ड या किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। क्या है? नॉन स्टैंडर्ड। किसी भी स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड किसी भी कंडीशन में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो आप नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में होता है या फिर हम सेल्फ पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं या दोनों निकाल सकते हैं? दोनों निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई भी कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है ये हम कैसे बता सकते हैं? रिएक्शंस, पोटेंशियल का साइन देखते हैं। हाँ, अगर कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन, हाफ रिएक्शन नहीं, केमिकल रिएक्शन की बात की जा रही है तो आप केमिकल रिएक्शंस के केस में देख सकते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी इज लेस देन 0 तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, और अगर डेल्टा जी नहीं प्रोवाइडेड है, हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल दिया जाए और पूछा जाए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या देखना चाहिए? तो सेल्फ पोटेंशियल देखना चाहिए। सेल्फ पोटेंशियल अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो सेल या वो रिएक्शन एज इट इज स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन के बाद हम लोगों ने कुछ लॉग की वैल्यूज निकाली थी, डिफरेंट कंडीशंस में लॉग की वैल्यूज कैलकुलेट की थी, लॉग की प्रॉपर्टीज देखी थी, एंटी लॉग निकाला था। ठीक है, चलिए आज हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शायद ये वाला क्वेश्चन कॉपर +2 टू कॉपर एट 298 केल्विन, इस क्वेश्चन का आधा फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है और कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 m है। ये पार्ट हम लोगों ने देख लिया था पिछली क्लास में। चलिए नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोड इज फॉर्म्ड बाय अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड and KSP of copper hydroxide is 4 × 10⁻⁻18। हमें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, और कैसे? तो इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन देखिए, इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन हो रहा है यूजिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का आपको KSP प्रोवाइडेड है। KSP को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। थोड़ी बहुत आयनिक की चीजें मैं यहां डिस्कस कर लूंगा, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखिए, बहुत सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जो पानी वाटर में फुली डिजॉल्व नहीं होते हैं, और कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं। जैसे नमक को क्या कहोगे? नमक थोड़ी मात्रा में अगर वाटर में ऐड किया जाए तो नमक पूरी तरीके से घुल जाता है, जबकि अगर हम कोई सॉल्ट ऐसा देखें जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता हो, जैसे सिल्वर क्लोराइड, AgBr, AgI, तो ये सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व नहीं होते या इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। अब देखिए, हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या ऐड किया है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐड किया है, और इसमें मान लीजिए हमने कॉपर की रॉड डिप कर दी, ये बन गया इलेक्ट्रोड, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कॉपर हाइड्रोक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल है या वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, तो देखेंगे कि नीचे प्रेसिपिटेट बना के बैठा रहेगा। अब देखिए, अब अगर हमें इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताना है तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं? तो हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल बताना है, मतलब कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा कॉपर सॉलिड, और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताना है, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो अपने पास फॉर्मूला आता है कि E कॉपर 2 + 2 कॉपर इज E0 कॉपर 2 + 2 कॉपर -0.0591 अपॉन n की वैल्यू देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, और ये आ जाएगा log QPC, एंड QPC में लिख सकते हैं कि कॉपर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन तो यूनिटी हो जाएगी, एंड कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन यहां जानी चाहिए। अब देखिए, इस ऐसी सिचुएशन में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने के लिए
ज़रूरत किसकी होगी? तो कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन की। और ये कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे बता पाएंगे? तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक डेटा दे रखा है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड एक इनसॉल्युबल या रिलेटिवली स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और इसका KSP प्रोवाइडेड है। अब देखिए, KSP को कोई डिफरेंट चीज़ मत समझिए, आप उसको क्या समझिए कि KSP भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और कौन सी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? तो सॉल्युबिलिटी के इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जैसे CuOH होल ट्वाइस, ये सॉल्ट है सॉलिड स्टेट में, ये जब डिजॉल्व होगा तो डिजॉल्व होने पे ये प्रोड्यूस करेगा कॉपर 2+ एक्वस और 2OH-। हम इसको कह सकते हैं कि ये कॉपर हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम है। और इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसी को कह देंगे, इसको एक नाम दे देते हैं कि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं KSP। तो ये KSP हो गई और ये हो गया 4 × 10⁻⁻18। अब ये बताइए कि यहां पर अगर इसकी सॉल्युबिलिटी, कॉपर हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी, अच्छा थोड़ा सा एक डेटा में चेंज कर रहा हूं, 2 मिनट, ये 10⁻⁻15, 15। अब देखिए, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी, इस सॉल्ट की मोलर सॉल्युबिलिटी S मान ली जाए, S = मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड की मोलर सॉल्युबिलिटी है। इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर, इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी, दैट मींस इसकी सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। अब देखिए, अगर इस सॉल्ट की मोलर सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है, इसका मतलब इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन डिसॉल्व होगी? S डिसॉल्व होगी। अगर इसकी S कॉन्सेंट्रेशन डिसॉल्व होती है तो कॉपर +2 का कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस होगा? S। और OH- का 2S। हाँ है ना? पक्का? अब देखिए, कॉपर +2 और किसी से आने वाला नहीं है और OH- भी और किसी से नहीं आने वाला। अब अगर आप इसका इक्विलिब्रियम लिखें KSP, तो KSP को लिख सकते हैं कि ये कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम लिखने का तरीका देखिए, कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन, और कोफिशिएंट 2 है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन को लिखा जा सकता है कि ये S के बराबर है, और OH- की कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकते हैं कि ये 2S के बराबर है, और इसका स्क्वायर कर दिया तो ये ओवरऑल वैल्यू हो गई 4S3, और KSP = 4S3, और KSP की न्यूमेरिकल वैल्यू इज 4 × 10⁻⁻15। नीचे वाला S नहीं करें। नीचे वाला S बेटा कौन सा? ये तो सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में है। जो भी स्पीसीज सॉलिड स्टेट में होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये जो S है, आप इसको समझिए कि इसका 1 लीटर में इसके S मोल डिसॉल्व होंगे। इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी S है, दैट मीन्स कि अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं तो इसके S मोल्स डिसॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखिए, यहां से हम इक्वेट कर दें KSP को, तो KSP की वैल्यू आ रही है 4S3, और ये जो 4S3 है दैट इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻15। तो यहां से अगर 4 और 4 को कैंसिल कर दें तो S की वैल्यू आ जा रही है 10⁻⁻5। हाँ, S की वैल्यू आ गई 10⁻⁻5। S = 10⁻⁻5। और अगर इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, अगर इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए सर 2 मिनट, सर S को अज्यूम किया है ना यहाँ पे? हाँ, S इज द मोलर सॉल्युबिलिटी, S मोलर सॉल्युबिलिटी है इस कॉपर हाइड्रोक्साइड की, और उसको मैंने बीच में अज्यूम कर लिया है, और S की वैल्यू निकाली है मैंने कितनी, तो S की वैल्यू आ गई 8
एस की अगर वैल्यू देखें तो एस की वैल्यू, हाँ सर जो डेटा आपने चेंज किया है, हाँ हाँ अगर वो ना करते तो कोई दिक्कत होती है? हाँ, एक दिक्कत होती है, भी मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो s की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁵ m। अब देखिए s क्या है, तो कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है? कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर? एस के बराबर। एस के बराबर है। तो हमें कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई कि कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू एस, दैट इज 10⁻⁵। और अपने पास E कॉपर 2+2 कॉपर का एक्सप्रेशन क्या है? तो E कॉपर +2 टू कॉपर इज E0 कॉपर 2+2 कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन कॉपर +2। अब यहां हम कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दें। E0 कॉपर +2 टू कॉपर, मैंने आप लोगों के ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट डाला है। 0.34 हाँ, तो उसमें मैंने जो भी मार्क किया उनको आप याद रखिए। तो ये 0.34 माइनस 0. इसको हम लिख सकते हैं, हाँ 0.0591 को अप्रॉक्सीमेट करके चाहिए 0.06 लिखा और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 हो गया। और लॉग 1 अपॉन कॉपर +2 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा 5। तो ई कॉप 5 हो जाएगा। हाँ, तो ये 5 हो जाएगा और 0.34 माइनस 0.03 इंटू 5 ये आ जाएगा कितना? 0.15, दैट इज 0.19 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा 0.19 वोल्ट। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट है कि इलेक्ट्रोड इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग कॉपर हाइड्रोक्साइड इन ए सॉल्यूशन हुज पीएच इज। हम इलेक्ट्रोड कैसे बना रहे हैं? तो इलेक्ट्रोड इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग कॉपर हाइड्रोक्साइड इन ए सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। अब देखिए ये pH 10 वाले जो सवाल है ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के पीछे, और ये 10⁻15 कर देते हैं, ये 10⁻15 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? तो इसका लॉजिक आपको जो आएगा वो आप पिछले क्वेश्चन से भी देख सकते हो। अच्छा, मैंने डेटा क्यों चेंज किया? 10⁻15 कर दिया है इसका डेटा। नहीं, एक दिक्कत हो जाती है। अगर ये 15 देखिए, अगर ये 10⁻15 है तो s की वैल्यू कितनी आ रही है? 10⁻5। s की वैल्यू 10⁻5 आती है। यस सर। क्या इस सॉल्यूशन में कोई और है जो OH- प्रोड्यूस कर सकता है? नो सर। नो सर। सोच के बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। सर वाटर भी तो है, और वाटर से न्यूट्रल वाटर में, सामान्य वाटर में बताइए कि H+ कितना होता है? H+ OH- कितना होता है? 10⁻7 होता है। तो नॉर्मली वाटर में 10⁻7 होता है। और यहां पर कितना है, कितना आ रहा है OH- की कॉन्सेंट्रेशन? 2 × 10⁻5। तो क्या हम OH- की कॉन्सेंट्रेशन जब 2 × 10⁻5 आ रही है तो उसके सामने 10⁻7 को इग्नोर कर सकते हैं? यस सर। और अगर यहाँ 10⁻18 होता तो वैल्यू कितनी आती? 2 × 10⁻6। -6। तो उस टाइम पे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होता, हमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी कंसिडर करनी पड़ती। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता, इसी वजह से डेटा चेंज करके -15 कर दिया था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए। तो उस केस में जो वाटर से आएगा उसका भी एस ले लेंगे? हाँ, उस केस में वाटर का भी लेना पड़ जाता। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इलेक्ट्रोड इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग कॉपर हाइड्रोक्साइड इन ए सॉल्यूशन हुज pH इज 10। सॉल्यूशन का pH 10 है, तो सॉल्यूशन बेसिक है या एसिडिक है ये बताइए? बेसिक है। pH इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स सॉल्यूशन इज बेसिक। अगर pH की वैल्यू 10 के बराबर है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन बेसिक है। और शुरू में ही आपको मेंशन किया था कि क्वेश्चन में टेम्परेचर 298 केल्विन है और इसका pH 10 है। अब pH 10 है तो बताइए pOH कितना होगा?
हाँ, तो देखिए pH प्लस pOH, वाटर के pH एंड pOH दोनों का समेशन कितना हो जाता है? तो वाटर के pH प्लस pOH दोनों का समेशन इज 14। तो pH एंड pOH दोनों का समेशन 14 आता है, और अगर दोनों का ही समेशन 14 है तो pH पता है, तो pOH बताने के लिए आप 14 में से pH माइनस कर दीजिए, तो pOH आ गया 4। अच्छा, pOH क्या होता है और pH क्या होता है? तो एक बात ये ध्यान रखिए कि pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। किसी का नेगेटिव योग लेते हैं ना जब, तो उसको कहते थे P की पावर दैट थिंग। अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव योग ले लिए, नेगेटिव योग ऑफ OH माइनस, इसको टर्म दे देते हैं POH। अगर नेगेटिव योग ऑफ Ka कर दिया जाए, इसको क्या कहोगे? pKa। और नेगेटिव योग ऑफ Kb तो pKb। नेगेटिव योग ऑफ Kw pKw। नेगेटिव योग ऑफ KSP pKsP। तो जिसका भी नेगेटिव योग होगे उसको P की पावर में लिख दिया जाता है। अब देखिए pH की वैल्यू आ गई, pOH की वैल्यू आ गई 4, तो इसको लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव योग ऑफ OH माइनस है। हम OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्यों निकाल रहे हैं ये बताइए? क्योंकि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकल जाएगी, उसको कॉपर हाइड्रोक्साइड वाली कॉपर हाइड्रोक्साइड के इक्विलिब्रियम में पुट करेंगे तो वहां से कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी, और कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहां से आप बोल सकते हो कि log OH माइनस कितना हो जाएगा? log OH माइनस इज -4, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? हाँ, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 10 की पावर -4। अब देखिए इक्विलिब्रियम लिखिए, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करके बनाएगा कॉपर 2+ एंड OH माइनस। कॉपर 2+ aqueous प्लस 2OH माइनस। इसका इक्विलिब्रियम पता है अपने को कि ये हो जाता है 4 × 10 की पावर -15। अब देखिए क्या करें प्रॉब्लम में, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पहले से बता, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4 है, हाँ ना? मान लीजिए इस सिचुएशन में कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन x हो जाती है, मान सकते हैं? कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन x होती है और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हमने POH से निकाल रखी है। सर हाँ सर, इसमें तो बोला गया कि पहले मतलब CuOH2 उस सॉल्यूशन में डाला गया जिसका pH 10 है। तो सर इसमें पहले अभी आ रहा हूँ पहले से pH 10 है, मतलब 10 की पावर -4 है। मान लीजिए जब हमने कॉपर हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया तो कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन x हो गई, तो अगर कॉपर +2 x बना है तो OH माइनस और कितना बना होगा? 2x। तो हमें एग्जैक्टली लिखना चाहिए कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज 10 की पावर -4 + 2x, हाँ है ना? अब जरा इसको KSP से इक्वेट करिए। अगर इसको KSP से लिखा जाए तो KSP इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x इंटू 10 की पावर -4 + 2x का स्क्वायर। अब देखिए ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, क्यूबिक सॉल्व करेंगे, फिर ये तो सवाल केमिस्ट्री की बजाय मैथ है। चलिए ज़रा एक बार इसको हम एजम्पशन ले लेते हैं कि ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -4 है। एक बार एजम्पशन ले लेते हैं कि x की वैल्यू काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से इसको एज्यूम किया जा रहा है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -4 है और इसका स्क्वायर हो रहा है, और ये वैल्यू इक्वेट हो जा रही है 4 × 10 की पावर -15 से। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से आ कितनी रही है, तो x की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं? ये 10 की पावर -8, ये 10 की पावर -15, तो ये आ गया 4 × 10 की पावर -7m। क्या इग्नोर करके हमने अच्छा किया? क्या ये जो एजम्पशन लिया ये एजम्पशन अपना वैलिड है या इनवैलिड है? एजम्पशन अपना वैलिड है, ये चलेगा, क्योंकि
10 की पावर -4 और 10 की पावर -7, 1000 का डिफरेंस है, 1000 टाइम्स का डिफरेंस है, तो इग्नोर कर देना, अच्छी बात थी। x मिल गया यानी कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। अब आपको कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई तो आप ये वाली जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दीजिए, कितनी 4 × 10 की पावर -7, तो आपको E कॉपर 2+2 कॉपर मिल जाएगा। E कॉपर 2+2 कॉपर इज E0 कॉपर 2+2 कॉपर, दैट इज कितना, तो 0.34 -0.06/2 log 1/4 × 10 की पावर -7। कर सकते हैं इसको अब? अरे वैल्यू निकल जाएगी। Yes, sir. चलिए फटाफट निकालिए वैल्यू कितनी आ रही है। तो आप इसको लिखोगे 0.34 -0.03 log, अच्छा 1/4 × 10 की पावर -7, तो इसको लिख सकते हैं +4 × 10 की पावर -7। इसकी वैल्यू log a × b से बता सकते हैं। ये log 4 + log 10 की पावर -7 हो जानी चाहिए, हाँ है ना। चलिए तो वैल्यू निकाल लीजिए इसकी। अरे हो जाएगा, 0.112 आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली, तो ये वैल्यू आ रही होगी 7.6 के अंदर। नहीं, ये वैल्यू आएगी -6.4, Yes, -6. ये वैल्यू आएगी -6.4, क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए, इसको लिखोगे log 4 -7, ये वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू जो log में है, इसकी वैल्यू लिखोगे log 4 + log 10 की पावर -7, तो ये आ जाएगा log 4 की वैल्यू 0.6 -7, दैट इज -6.4 × 0.03, और ये हो जाएगा 0.34, ठीक है। तो इसके बाद आप मैथमेटिक्स करके निकाल सकते हैं। सर हाँ सर एक चीज बताइए, इसमें +2x करने की जरूरत है, जो हम कंसंट्रेशन पहले निकाल चुके तो। नहीं, ये कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से कि दिस इलेक्ट्रोड इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग इन अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। ओरिजिनली pH कितना था पहले से, सॉल्यूशन का pH ओरिजिनली कितना था, इनिशियली कितना था, 10 था। और अगर हम उसमें ऐड करेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जब डिसॉल्व होगा तो क्या इससे भी OH- आएगा? यस सर, समझ गए सर। तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जानी चाहिए, थोड़ी चेंज होगी, तो उसी को मैंने मैथमेटिकली 2x कर दिया। अगर ये x बना तो ये 2x बना, बट अब फिर लगा कि ये x की वैल्यू बहुत कम आने वाली है, तो इसको मैंने इग्नोर करके 10 की पावर -4 माना। और देखिए किस्मत है या अपना ऑब्जर्वेशन सही था कि x की वैल्यू बहुत कम आ रही है 10 की पावर -4 के रिस्पेक्ट में, तो अपना एजम्पशन सही था और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन EH+2H2, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है एट 298 केल्विन इफ इलेक्ट्रोड इज फॉर्म्ड यूजिंग ए सॉल्यूशन, इफ इलेक्ट्रोड इज फॉर्म्ड यूजिंग ए सॉल्यूशन। देखिए बहुत अच्छा सवाल, हमें हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 298 केल्विन पर बताना है, और क्या मेंशन किया है कि कैसे, तो इलेक्ट्रोड फॉर्म हुआ है कैसे, यूजिंग 10 की पावर -3m HCl, और हाइड्रोजन के प्रेशर के बारे में कमेंट नहीं किया है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि हाइड्रोजन के प्रेशर के बारे में कमेंट नहीं किया है, तो आप प्रेशर 1 बार मान के करेंगे, ठीक है। प्रेशर के बारे में कमेंट नहीं हुआ है, दैट मीन्स प्रेशर कितना होना चाहिए यहां पर, तो 1 बार। मतलब हाइड्रोजन का एक सेल हाफ सेल बनाया गया है। इस हाफ सेल में क्या है, तो इस हाफ सेल को बनाने में जैसे इस तरीके का है, और यहाँ हमने हाइड्रोजन गैस भर रखी है, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है, तो मेंशन तो नहीं किया है प्रेशर, मेंशन नहीं भी किया है तो भी हम मानेंगे कि हाइड्रोजन गैस का प्रेशर इज 1 बार। H2 गैस का प्रेशर इज 1 बार। अगर मेंशन कर दिया होता तो बढ़िया बात होती, जो दिया होता वो मानते, नहीं दिया हुआ तो 1 बार मानेंगे।
अच्छा, सोल्यूशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? तो H+ की नहीं बट HCl की कॉन्सेंट्रेशन दे दी गई है कि HCl की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है सोल्यूशन में HCl। HQ होगी। तो क्या हम, अब देखिए हमें ये बताना है H+2H2 H+2H2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। तो अगर आप ये रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी H+ प्लस इलेक्ट्रॉन से बन रहा है H2। H2 गैस में है, H+ आयन के फॉर्म में है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2H+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब देखिए इस रिएक्शन का जब हम इस रिएक्शन के हिसाब से जब मैं इसका पोटेंशियल बताऊंगा तो नॉस्ट इक्वेशन का यूज करना चाहिए। नॉस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे तो आप लिखेंगे E0। आप लोगों को दिख रहा है ना? यस सर। आप अगर हम इस रिएक्शन का यूज करके नॉस्ट इक्वेशन का यूज करें तो हम पोटेंशियल लिख सकते हैं कि EH+2H2 इज E0 H+2H2 माइनस 0.06/2 लेना चाहिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो रहा है। और लॉग H2 का क्या लेना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर। ये मेंशन नहीं है तो आप इसको 1 बार मानोगे। और H+ की कॉन्सेंट्रेशन, और देखिए जरा H+ की कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना रेज होना चाहिए? तो कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2 हो जानी चाहिए। अच्छा, HCl का सोल्यूशन है तो आपको H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी क्या? Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना? तो 1m, सॉरी 10⁻³ अब ये बताइए कि प्रेशर कितना मानोगे? तो प्रेशर जब नहीं दिया हुआ है तो आप 1 बार मान के चल लीजिए। तो देखिए अब हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होता है? 0। ये 0 हो गया, ये वैल्यू हो गई -0.03 और ये हो गया log 1/H+ की कॉन्सेंट। अच्छा रुकिए, ये देखिए 0.06 और जैसे मैंने इसको 1 पुट किया, H+ की TH2 को 1 पुट किया तो ये हो गया H+ का स्क्वायर, हाँ है ना? और H+ की कॉन्सेंट्रेशन इस कितना? H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? तो 10⁻³ इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 और log 10⁻+6 इज 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। और जब इसको -0.06/2 इंटू 6 कर दें, या अगर हम चाहे तो यहाँ पर -0.06 की बजाय आप ओरिजिनल वैल्यू भी, जो रियल वैल्यू है वो भी ले सकते हो, -0.0591 और 2 से देखिए इसको कैंसिल किया 3 टाइम तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? -0.0591 इंटू 3 वोल्ट, यानी लगभग ये आ गया -0.18 वोल्ट। देखिए हाइड्रोजन का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है -0.18 वोल्ट। अब देखिए क्या ऐसा स्टेटमेंट कहना हमेशा सही है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है हमेशा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 होता है या केवल स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 होता है? स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में देखिए इसकी वैल्यू चेंज होकर -0.18 वोल्ट आ गई। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट है, अगर आप एग्जैक्ट करना चाहें तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। हाँ बेटा। सर वहाँ पर लॉग के बाद जो हमने प्रेशर लिखा है सर, तो हम एक जगह प्रेशर लिख रहे हैं, एक जगह कंसंट्रेशन। हाँ बेटा, गैस का प्रेशर लिखेंगे और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। हाँ, थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज़ करूँगा और आप उसको ध्यान से देखिएगा, आपका आयनिक भी ठीक ठाक रिवाइज हो जाएगा।
10 की पावर -1m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -1m। अब ये बताइए एसिटिक एसिड एक एसिड है या बेस है? एसिड वीक एसिड। वीक एसिड है। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1m और ये एक वीक एसिड है। अच्छा, तो वीक एसिड है तो क्या ये H+ प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। 100% करेगा। हाँ, ये वीक एसिड है, दैट मीन्स ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं करेगा। और देखिए इस एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको कह देते हैं Ka। तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है हमें और उसी डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम कह रहे हैं Ka। ठीक है, इसका -0.18 अब देखिए इसमें क्या करें। तो पहले अगर देखिए हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, मतलब यही रिएक्शन लिखनी है और इस रिएक्शन लिखने के बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है और ये जब फॉर्मूला लिखोगे तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी हम यहाँ से पहले H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालिए। अब देखिए H+ की कॉन्सेंट्रेशन आप कैसा निकालोगे, तो ये एक वीक एसिड है और वीक एसिड है तो क्या ये 100% डिसोसिएट होगा या इसका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा और ये बनाएगा CH3COO- aqueous प्लस H+ aqueous। अच्छा, इसका Ka मेंशन है, Ka 10 की पावर -5 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -5 मेंशन है। अब देखिए आपने फॉर्मूला भी सुना होगा पर मैं एकदम बेसिक से कर रहा हूँ। हाँ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आप देख सकते हैं C - X। मान लीजिए इसके X कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट कर गई, अगर इसकी X कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट कर गई तो ये दोनों कितना बनेंगे, तो ये X बन जाएगा और ये X बन जाएगा। वाटर से जो आने वाला H+ है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। X लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना? यस सर। और इसका Ka का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो Ka इज इसकी कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन इनटू H+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, ये होना चाहिए। एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन X है, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन X है अपॉन C - X, है ना? तो ये वैल्यू हो जाएगी x² अपॉन C - X। अब देखिए K की वैल्यू पुट कर देते हैं, K की वैल्यू 10 की पावर -5 है और ये वैल्यू हो गई x² और ये हो गया 10 की पावर -1 - X। अब ये बताइए x की जो वैल्यू आएगी वो 10 की पावर -1 के रेस्पेक्ट में कैसी आने वाली है, बहुत बड़ी आने वाली है, छोटी आने वाली है? बहुत छोटी आएगी। लग रहा है कि छोटी आएगी क्योंकि x² अपॉन 10 की पावर -x -1 इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है अपनी कितनी, 10 की पावर -5, तो x की वैल्यू भी छोटी आने वाली है। तो इसको मैं एज्यूम कर लूँ अगर ऐसा कि ये x² अपॉन 10 की पावर -1 के बराबर है, मैंने 10 की पावर -1 -x को अप्रॉक्सीमेट करके 10 की पावर -1 एज्यूम किया। चलिए मैथमेटिकली मैंने एज्यूम किया और ज़रा देखिए इससे अब अगर मैं x² की वैल्यू निकालूं तो x² इक्वल्स टू हो जा रहा है कितना, 10 की पावर -6। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 की पावर -3। तो क्या ये मेरा एजम्पशन सही है था या गलत है? ये 10 की पावर -1 है और 10 की पावर -3 है, तो अच्छा ही किया एज्यूम करके कि इसको हमने x को इग्नोर कर दिया और इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लिया, तो 10 की पावर -1 मान लिया। अगर मैं इसको x कहूँ तो ये 10 की पावर -x इसका कितना गुना है, x अगर ये x इक्वल टू 10 की पावर -3 तो 10 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, ये 100x के बराबर है। यस सर। तो 99 को अगर आपने कोई
आइटम खरीदा है या कोई किसी दिन कुछ खरीदा है जो 99 रुपीज़ का है, तो आप क्या घर पे जाके एकदम 99 बताते हो या लगभग बोल देते हो कि 100 रुपये का है? एकदम, अगर बहुत सत्यवादी हरीशचंद हैं तो हम 99 कहते हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। अगर आप न्यूमेरिकली या मॉनेटरी देखो तो 99 और 100 में 1 रुपये का फ़र्क है, कोई बहुत फ़र्क नहीं है। तो परसेंटेज वाइज कोई बहुत एरर नहीं आएगी। और x की वैल्यू 10 की पावर -3, यानी x की वैल्यू 10 की पावर -3, दैट मीन्स H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 m हो गई। तो अपने को H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे पता चल गई तो क्या pH बताया जा सकता है? Yes, sir. pH भी बता सकते हो, पर pH तो पूछा नहीं है। अपने को क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, तो H+2H2 इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिख सकते हैं कि ये E0 H+2H2 -0.0591/2 log 1/H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है। तो देखिए H+ की कॉन्सेंट्रेशन आपने कैलकुलेट कर रखी है 10 की पावर -3, स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -6 और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 - 0.0591/2 इंटू log 10 की पावर -6, ऊपर जाएगा या 6 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी -0.0591 इंटू 3, तो 377, तो -0.1773 वोल्ट, या इसको अप्रॉक्सीमेट -0.18 वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत थोड़ा बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज़ भी करेंगे और उस पे भी क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। ठीक है, तो जैसे वीक एसिड का केस है तो वीक एसिड का भी यूज़ किया जा सकता है, सॉल्युबिलिटी के इक्विलिब्रियम का यूज़ करके भी पूछा जा सकता है। समझ में आया सबको? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ज़रा। अब सॉल्यूशन बेसिक है। ऐसा बताया गया है कि एक जो सॉल्यूशन लिया जिसका यूज़ करके इलेक्ट्रोड बनाया गया है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन इज 10 की पावर -2 m NaOH। ये जो सॉल्यूशन है दैट इज 10 की पावर -2 m NaOH, और इसका यूज़ करके इलेक्ट्रोड बनाया गया है। अब देखिए 10 की पावर -2 m है, इसका मतलब OH- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 2। अच्छा, आपको H+ इंटू OH- के बारे में पता है कि H+ इंटू OH- का प्रोडक्ट कितना होता है? हाँ, तो इसको लिखते हैं, ये Kw के बराबर होता है और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -14। देखिए किसी भी एक सॉल्यूशन में H+ आयन और OH- आयन दोनों होते हैं, हमेशा होते हैं। और इन दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपस में रिलेटेड होती है। इन दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट को कहा जाता है कि ये Kw, वाटर के Kw के बराबर है, और इसकी वैल्यू 298 केल्विन पे आती है 10 की पावर -14। अब देखिए आपको OH- की कॉन्सेंट्रेशन में यही 10 की पावर -2, तो हम यहाँ से H+ की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं 10 की पावर -12 m, है ना। और अगर ये इलेक्ट्रोड बना है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, मतलब हमने यहाँ पर H2 गैस लगी है 1 बार पे, और यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये 10 की पावर -2 m NaOH है, दैट मीन्स कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -12 m है, तो हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल बता सकते हैं। तब आपको हाँ वही फॉर्मूला लिखना है EH+2H2। अगर आप हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल बताते हो तो रिएक्शन लिख के भी देख सकते हो। अगर आप रिएक्शन लिखेंगे तो H+2H+ +2 इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा H2 गैस, और अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे तो इसको लिख सकते हो EH+2H2। ये हाइड्रोजन का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये वैल्यू आ जाएगी E0H+2H2
माइनस 0.0591/2 log पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर लिख सकते हैं। और वैल्यू पुट करिए। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर नहीं दिया हुआ है तो 1 बार मान लीजिए और वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस 0.0591/2 लॉग H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻12 है, स्क्वायर हो जाएगा तो 10⁻⁻24 और 10⁻⁻24 को जब हम ऊपर ले जाएंगे 24 ही हो जाएगा। तो log 10⁻24 और log 10⁻24 इज 24, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.0591/2 इंटू 24 यानी 12 और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.72 वोल्ट के आसपास अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, यस सर। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th में देखिए आपको वीक बेस दे दिया गया। सॉल्व कर सकते हैं वीक बेस का केस। यस सर। क्या करना चाहिए? तो पहले OH माइनस पहले OH माइनस निकालेंगे। एक्स निकालेंगे। हाँ, OH माइनस मिल जाएगा तो फिर आप H+ बता सकते हो। तो देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, डिजॉल्व होके प्रोड्यूस करेगा अमोनियम आयन, अमोनियम एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kb के बराबर और Kb है 10⁻⁻5 के बराबर। चाहिए अमोनियम आयन की इनिशियल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एज्यूम कर लेते हैं कि ये C के बराबर है और इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन इसकी मान लेते हैं कि ये C - X के बराबर है, मतलब इसका X कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट कर गया। अगर इसका X डिसोसिएट किया तो इसका X कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और इसका भी X कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब अगर आप इसका इक्विलिब्रियम लिखें, तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kb की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Kb, हाँ, अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, सेम आ रहा है पिछले वाले का। हाँ पिछले वाली जैसा ही आ रहा है, यस इज -0.7 अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन। नहीं, X की वैल्यू 10⁻³ आएगी। यस सर। तो देखिए ये वैल्यू ये हो जाएगा X² अपॉन C - X, X² अपॉन C - X। अब ज़रा इसको वैल्यू पुट करके देखें तो Kb की वैल्यू 10⁻⁻5 है, हाँ है ना, और X² की वैल्यू निकालनी है और C की वैल्यू 10⁻⁻1 है, तो 10⁻⁻1 - X। अब देखिए फिर लग रहा है कि क्वाड्रेटिक एंजॉय करना पड़ेगा, पर नहीं, आगे ने जंक्शन ले लीजिए कि 10⁻⁻1 - X को अगर मैं 10⁻⁻1 मान लूँ और इसको सॉल्व कर लूँ तो ये 10⁻⁻1 एज्यूम कर लिया मैंने, इसको X को इग्नोर कर दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻5 X² अपॉन 10⁻⁻1। सो X² की वैल्यू आ गई 10⁻⁻6 के बराबर। सो X की वैल्यू कितनी है? 0.66 आ रहा है। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 10⁻³ अब देखिए OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, तो यहां पर अब मुझे H+ की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अब वो कैसे बताऊंगा, कैसे बताएंगे? हाँ, KW की हेल्प लीजिए। H+ इंटू OH माइनस, किसी भी सॉल्यूशन में H+ और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट 10⁻KW के बराबर होता है और ये 298 केल्विन पे 10⁻14 होती है। तो यहाँ से आप H+ की कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हो कि ये 10⁻11 m है। अब इसके बाद आपका सेम काम है कि EH+2H2। अच्छा हाँ, एक और बात आपको
इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं। अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिख दूँ, रिडक्शन का जो इक्वेशन है वो ऐसे लिख दूँ, तो हाफ H2 गैस ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? नो सर। Yes, sir. क्या दिक्कत है? रिएक्शन अनबैलेंस है क्या? मैथमेटिकली कोई दिक्कत है? नो सर। No, sir. नो सर। केमिकली भी कोई दिक्कत नहीं है? डेल्टा जी की वैल्यू पर फर्क आ जाएगा ना। हाँ, पर हमें डेल्टा जी थोड़े निकालना है, हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और रिएक्टेड पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? Intensive. क्या वो अमाउंट पे डिपेंड करती है? No, sir. तो सर तो जब वो अमाउंट पे ही डिपेंड नहीं करता तो अपने को कोई फर्क ही नहीं है, है ना? पर देखते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं। अब देखिए, इसका अगर रिएक्टेड पोटेंशियल लिखोगे तो ये H प्लस 2H2 ऐसा हो जाएगा। इसको तो N1 रखेंगे ना? हाँ, इसको लिखा जाएगा H प्लस 2H2 माइनस 0.0591 अपॉन N की वैल्यू 1 रखी जाएगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लॉग के अंदर में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर कितनी रखी जाएगी? 1/2। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1/2 रखेंगे, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या रखनी चाहिए? 1। ठीक है। अच्छा ये बताइए, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है यहाँ पर? 1 बार। 1 बार, तो इसको तो 1 ही पुट कर दें। अच्छा, अगर मैं इसको अब 2 से बैलेंस करता, अब देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया 1 से बैलेंस करने का। अगर मैं 2 से बैलेंस करता तो फर्क किस में आता? यहाँ आता। हाँ। यस। अगर मैं 2 से बैलेंस करता तो ये वैल्यू हो जाती है 0.0591/2 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H प्लस का स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है या डिफरेंट है? ये देखिए, सेम है। पावर बाहर आ जाएगी तो 2 कैंसिल हो जाएगा। नहीं ये क्या करिए, ये 2 है ना यहाँ पे, यस सर। तो इसको हम इसका होल का पावर हाफ लिख सकते हैं क्या? क्या इसको मैं ऐसा लिखूं 0.0591 लॉग PH2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर की पावर हाफ, ये लिख सकता हूं क्या? यस सर। तो इसका आ जाएगा पावर हाफ, और H प्लस का स्क्वायर है तो उसकी पावर हाफ कितनी हो जाएगी? H प्लस की पावर 1। तो ये दोनों एक्सप्रेशन, ये वाला ये ऐसा लिखा जाए या ऐसा लिखा जाए, ये दोनों आइडेंटिकल हैं या डिफरेंट हैं? आइडेंटिकल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रिएक्शन में देखिए, अब रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम रिएक्शन को कैसे भी बैलेंस करेंगे। हाँ, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस करिए कोई भी कोफिशिएंट से, मतलब बैलेंस होनी चाहिए, चाहे आप इंटीजर चाहे नॉन इंटीजर किसी भी कोफिशिएंट से बैलेंस करके आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। चलिए तो पुट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे, तो ये वैल्यू 0 आ गई, माइनस 0.0591 लॉग H, ये 1 आ गया, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -11 है, ये ऊपर जाएगा तो +11 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -0.0591 इंटू 1, ठीक है, ये लगभग -0.66 वोल्ट हो जाएगा। यस। ठीक है, समझ में आई बात? इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं कि बेसिक मीडियम में हो तो आप बेसिक मीडियम का सोल्यूशन दिया जाए और आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो आप KW = H प्लस इंटू OH माइनस वाला फॉर्म यूज़ कर सकते हो। दूसरा है कि रिएक्शन को आप बैलेंस करो, बस इस बात की चिंता मत करो कि रिएक्शन इंटीजर कोफिशिएंट के साथ बैलेंस हो रहा है या नॉन इंटीजर के साथ बैलेंस हो रहा है। होना क्या चाहिए, तो रिएक्शन बस बैलेंस होगी, और उसके बाद आप देखिए बस बैलेंस है, इंटीजर से है नॉन इंटीजर से, इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, डेल्टा जी निकालोगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा जी इज -NFE, तो यहाँ n की वैल्यू 1 हो गई, और अभी तक जो बैलेंस करते थे वहाँ n की वैल्यू 2 थी, तो दोनों रिएक्शंस का
दोनों रिएक्शंस में डेल्टा जी सेम नहीं आएगा क्योंकि n डिफरेंट हो जाएगा, पर दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही आएगी। चलिए नेक्स्ट एक, ओ ये क्या हो गया, चलिए पांचवा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें। इक्वल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड के की वैल्यू 10⁻⁵ दे रखी है। देखिए क्वेश्चन दोनों से आएगी। अब ये जो सिचुएशन है जिसमें इक्वल मोल्स दे रखे हैं दोनों के, इसमें कॉमन हैंड वाला लगाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप इसको पहचानिए कि ये क्या है, बफर सोल्यूशन है, ये ध्यान रखिएगा, ये तो बफर है। आप ऑब्जर्व करिए एकदम केयरफुली। तो इक्वल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट भी है और एसिटिक एसिड भी है। सोडियम एसिटेट हो गया क्या, तो ये सॉल्ट हो गया, ये सॉल्ट हो गया, और एसिटिक एसिड मतलब ये वीक एसिड है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड और उसका वीक कॉन्जुगेट बेस दोनों प्रेजेंट हो और ठीक ठाक अमाउंट में प्रेजेंट हो तो वो हो जाता है बफर। अब देखिए आपको बफर अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में बस ये है कि भैया ये दोनों प्रेजेंट हैं और दोनों के बराबर मोल्स हैं, लगभग दोनों के बराबर मोल्स हैं, और आपको इसमें H+2H2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बफर है तो वेल एंड गुड। अब देखिए C दोनों के मोल्स बराबर हैं, CH3COOH के मोल्स इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CH3COONA। अच्छा इनके मोल्स को मैं A मान लेता हूं, दोनों के मोल्स बराबर है। अच्छा अब ऐसी सिचुएशन में देखिए अगर आपको दिख जाता है कि बफर है तो इट इज अ बफर, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि इट इज ए बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं आपको पता है, पीएच। तो देखिए बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालते हैं pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, रॉन्ग है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे यहाँ CH3CO माइनस एस कॉन्जुगेट बेस और ये हो गया CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए क्या दोनों के मोल्स बराबर हैं तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होगी। यस तो दोनों के मोल्स बराबर हैं तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होगी। तो पीएच इज इक्वल टू लिख सकते हैं pKa प्लस लॉग इसकी हो जाएगी A/V, इसकी भी A/V, और ये A/V कैंसिल, तो log 1 कितना होता है, हाँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी pKa के बराबर। और इसका K देखिए, इसका K 10⁻⁵ है, तो इसका pKa इज नेगेटिव लॉग ऑफ K, तो pKa की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो इसका pKa 5 है और इसका pH भी 5 हो गया, और pH 5 है तो डैट मीन्स H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁵ m। तो अभी जो एक्सप्रेशन था इसमें आप क्या करिए कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ m पुट करिए और एंजॉय करिए, हो जाएगा। हाँ बेटा सर एक बार बफर सॉल्यूशन वाला समझा दीजिए सर। अभी ठीक है, ये तरीका समझ में आया, जिन्होंने बफर पढ़ा है, जिनको बफर आता है, उनको समझ में आया। अच्छा अगर आपको बफर का ज्ञान ही ना हो, या मैं थोड़ी सी बफर की बात कर लेता हूँ। देखिए अब बफर की बात समझिए कि सॉल्यूशन के अंदर में दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। सॉल्यूशन में क्या है, तो एसिटिक एसिड भी है CH3COOH एंड इसमें है CH3COONA। अच्छा CH3COH जो है ये तो एसिड हो गया,
कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? वीक। और ये जो CH3COONA है ये क्या है, ये क्या सॉल्ट है? यस सर। अगर हम इसको सॉल्ट कहते हैं तो ये किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। अरे नहीं, सॉल्ट में मतलब किसके कौन से एसिड और कौन से बेस के रिएक्शन से ये सॉल्ट बना? एसिडिक एसिड एंड NaOH के रिएक्शन से ये सॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। तो सॉल्ट बना है एसिडिक एसिड एंड NaOH की। क्या वही एसिड यहाँ ऐड कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब देखिए एक सिंपल चीज समझिए। तो एसिटिक एसिड आयनाइज होके एसिटेट आयन प्रोड्यूस करता है, और ये सॉल्ट भी क्या करेगा, तो ये सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज होके, ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, और ये सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज होके, ये सॉल्ट जो है ये सॉल्ट भी कंप्लीटली आयनाइज होके, ये सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज होके एसिटेट आयन और Na+ प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो देखिए एसिटिक एसिड आयनाइज होके एसिटेट आयन और H+ प्रोड्यूस करेगा, और ये वाला जो सॉल्ट है ये सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज, सॉल्ट जो है सोडियम एसिटेट का ये वाटर में पूरी तरीके से घुल जाता है। ध्यान रखिए सोडियम के ज़्यादातर सॉल्ट जो हैं वो वाटर में पूरी तरीके से सॉल्युबल होते हैं, तो ये वाटर में डिसॉल्व होके एसिटेट आयन और Na+ प्रोड्यूस कर देगा। अब देखिए अगर मैं मोल्स वाइज कहूं, इसके मोल्स A हैं अभी और इसके मोल्स में B मान लेता हूं। हमने जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें दोनों के मोल्स बराबर थे, इसका भी A था इसका भी A था, पर मैं एक जनरल केस बता रहा हूं कि ये A है और ये B है। अब देखिए इस सॉल्यूशन में अगर मैं बाहर से H+ ऐड करूंगा तो H+ ऐड करने से सॉल्यूशन के pH पे क्या फर्क पड़ता है? pH चेंज होता है या सेम रहता है? चेंज होता है। हाँ, सामान्यतः आप किसी भी सॉल्यूशन में H+ ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का pH चेंज होता है। अब देखिए यहां पर इस सॉल्यूशन का क्या होगा, तो जैसे मैं H+ ऐड करूंगा ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी या फॉरवर्ड चली जाएगी? बैकवर्ड। ये रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रखी है, और जैसे ही आप H+ ऐड करेंगे ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गई तो जो H+ ऐड करेंगे उसका काफी पार्ट कंज्यूम हो जाएगा, हाँ ना। तो क्या pH में चेंज की जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उतना pH में चेंज होगा या उससे कम pH में चेंज होगा? उससे कम pH। हाँ, तो देखिए यहां पर अगर आप H+ ऐड करेंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड साइड में शिफ्ट करेगा, और इक्विलिब्रियम जब बैकवर्ड साइड में शिफ्ट करेगा तो H+ को कंज्यूम कर देगा, और अगर H+ कंज्यूम हो गया या कुछ सारा H+ नहीं पर कुछ H+ कंज्यूम कर देगा, और अगर कुछ H+ कंज्यूम हो गया तो क्या जितना चेंज होना चाहिए pH में उतना चेंज आएगा या उससे कम आएगा? कम आएगी। तो उतना चेंज जितनी की उम्मीद की जा रही थी उतनी हमारी उम्मीद के अनुसार चेंज नहीं होगा, यहां पर चेंज थोड़ा कम आएगा। दूसरी बात देखिए, अगर मैं OH- ऐड कर दूं, OH- ऐड कर दूं तो OH- जो होगा वो H+ के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, और H+ खत्म होगा तो ये एसिटिक एसिड आयनाइज होकर H+ प्रोड्यूस कर देगा, है ना। तो क्या OH- की वजह से यहाँ pH में जितनी हम उम्मीद कर रहे थे कि OH- ऐड करने से pH इतना बढ़ जाता है, क्या उतना OH- उतना pH बढ़ेगा यहाँ पर? नहीं, यानी ये जो सॉल्यूशन है ये अपने pH के चेंज को, pH जब हम चेंज कर रहे हैं तो उस चेंज को फेवर कर रहा है या उस चेंज को अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है। हम जब H+ ऐड करके या OH- ऐड करके इसका pH बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, हम जब H+ ऐड कर रहे हैं तो ये H+ को कंज्यूम कर रहा है, और जब हम OH- ऐड कर रहे हैं तो ये OH- को भी कंज्यूम कर रहा है, यानी ये अपने pH में चेंज को रेजिस्ट कर रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो अपने pH में चेंज को रेजिस्ट करते हैं वो उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कि वो बफर सॉल्यूशन है। और बफर सॉल्यूशन की खास बात, बफर सॉल्यूशन की एक एकदम पहचान है
कि बफर सॉल्यूशन में एक वीक एसिड और उसी का सॉल्ट, या एक वीक बेस और उसका सॉल्ट। बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड साथ में उसका सॉल्ट होगा, या फिर वीक बेस और साथ में उसका सॉल्ट होगा। और वीक और उसके सॉल्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन या दोनों का अमाउंट ठीक ठाक होता है। ऐसा नहीं होता कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन इग्नोरेबल हो, नहीं, दोनों ठीक ठाक मात्रा में, ठीक ठाक अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तभी वो सॉल्यूशन बफर का काम करता है। और बफर सॉल्यूशंस अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का अगर हम लेंगे, ये भी एक बफर सॉल्यूशन, वो भी एक बफर है। अब देखिए इसका पीएच कैसे निकालें। तो देखिए ये क्या होगा कि अब देखिए इसको मैं ए की बी की बजाय ए मान लेता हूं। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब मान लीजिए इसके थोड़े से मोल डिसोसिएट करेंगे तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा। इसके थोड़े से मोल बनेंगे तो ये a प्लस एक्स हो जाएगा, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन a हो जाएगी। सॉरी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन x, H प्लस के मोल्स जो होंगे वो x हो जाएंगे। हाँ है ना? ये जो है CH3 मतलब Na+ वाले के दौरान माना जाएगा ना। हाँ, ये जो है सोडियम एसिटेट, ये पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है और घुल के बेटा एसिटेट आयन और Na+ प्रोड्यूस करेगा, तो हमें उसको भी तो मानना पड़ेगा। हमें एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, ऐसा नहीं कि जो एसिटेट आयन इससे आया वही लेनी है, एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है। तो इस पहले सॉल्यूशन में जब आपने सोडियम एसिटेट डाला तो उससे एसिटेट आयन के मोल्स आ जाएंगे A, और इसके डिसोसिएशन से कितने मोल्स आ गए? तो इसके डिसोसिएशन से मोल्स आ गए X। ठीक है? अब देखिए, अब आप इसको थोड़ा एजम्पशन दे लीजिए कि a माइनस एक्स को हम अप्रॉक्सीमेट करके a मान लिए और इसको अप्रॉक्सीमेट करके a मान लिए। मान सकते हैं? नॉर्मली देखेगा कि वीक एसिड है तो बहुत कम आयनाइज होगा, तो ये एजम्पशन वैलिड होता है। और अगर आप इसका pH निकालें या इसका K लिखें तो इसका K हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन into concentration of H plus upon concentration of CH3COH। हाँ ना? अब यहां से H प्लस का एक्सप्रेशन निकाल लीजिए। तो H प्लस का एक्सप्रेशन विल बी Ka into concentration of CH3COOH upon CH3COO माइनस। अब जरा यहां नेगेटिव योग है जी दोनों साइड। अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव योग ले लूं तो नेगेटिव योग ऑफ H प्लस pH दे देगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी pH के बराबर, और pH इसका नेगेटिव योग ले रहे हैं तो नेगेटिव योग ऑफ Ka, और ये हो जाएगा नेगेटिव योग ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन। हाँ ना? नेगेटिव योग ऑफ Ka को लिखोगे pKa, और इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूं कि ये log CH3COO माइनस, इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ये हो जाएगा CH3COO माइनस अपॉन CH3COOH। ऐसा कह सकते हैं? हो जाएगा। यही फॉर्मूला हमने वहां यूज किया था। अब आप देखिए यहाँ a माइनस एक्स की जगह ये लगभग a है, ये भी a है, कैंसिल हो गए, pH की वैल्यू pK की बराबर आ गई, और pH पता चल जाएगा तो आप आगे क्या प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है? बफर समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। हाँ बेटा। सर बस ये बता दीजिए, साल्ट और एसिड जो सेम अमाउंट में होनी चाहिए। सॉल्ट और एसिड, देखिए एसिड हो, कोई भी एसिड लेंगे तो वो वीक होना चाहिए, ठीक है, और उसी का सॉल्ट होना चाहिए। कोई भी बेस लोगे तो उस बेस को भी वीक होना चाहिए और उसी का सॉल्ट होना चाहिए। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, जरा सेल पोटेंशियल निकालते हैं। अब हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना देखा था, अब हम एक सेल का पोटेंशियल निकालते हैं। चलिए एक सेल है
जिसका नोटेशन दिया हुआ है हमें कि कॉपर सॉलिड एंड कॉपर +2 एंड Ag प्लस एक्वस एंड Ag सॉलिड, और कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है अपने को कि कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन इज 10 की पावर -1 m एंड Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन इज 10 की पावर -3 m, और आपको E0 मेंशन किया हुआ है और आपको इसका सेल पोटेंशियल बताना है। अब देखिए ऐसी प्रॉब्लम में अब आपको सेल पोटेंशियल बताना है तो ये नॉस्ट इक्वेशन का ही सवाल है। अब देखिए आपको उसमें स्टेप्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो आप सेल रिएक्शन तमीज से लिखिए, एकदम केयरफुली लिखिए सेल रिएक्शन। तो यहां बताइए एनोड कौन है, कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रोड है या Ag इलेक्ट्रोड है? कॉपर है, कॉपर है। और एनोड पर रिएक्शन कौन सी होती है? तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अच्छे से लिख लीजिए। कॉपर का ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो रिएक्शन होनी चाहिए कॉपर टू कॉपर 2+, हाँ है ना? तो रिएक्शन लिखी है मैंने एनोड की कि ये कॉपर सॉलिड टू कॉपर 2+। कैथोड पे कौन है? सिल्वर। यहां रिडक्शन होगा इन दोनों के बीच में, तो रिएक्शन क्या Ag टू Ag+ होनी चाहिए या Ag+ टू Ag होनी चाहिए? Ag+ टू Ag। चलिए, तो ये बात हम लोगों ने अपने अनुभव के हिसाब से बताई है कि कहाँ रिडक्शन कहाँ ऑक्सीडेशन, और लिख दिया ये। अच्छा, अगला स्टेप है सेल रिएक्शन लिखने के बाद आप इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस तो है, Ag1 कॉपर 1 बैलेंस है। चार्ज बैलेंस मतलब एटम वाइज एंड चार्ज वाइज दोनों बैलेंस होना चाहिए। क्या ये चार्ज वाइज बैलेंस है? नहीं, इधर एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये बीच में जो है ये समेशन है, चार्ज ये पॉजिटिव है, तो आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2Ag+ और यहाँ हो जाएगा 2Ag सॉलिड। अब हो गई रिएक्शन बैलेंस। अच्छा, अब देखिए अगर मैं इसका सेल पोटेंशियल बताना चाहूँ तो मैं नॉस्ट इक्वेशन लगाऊंगा, और नॉस्ट इक्वेशन अगर लगाऊंगा तो नॉस्ट इक्वेशन लगाने पे क्या चाहिए अपने को? नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो अपने को क्या चाहिए? E0 सेल चाहिए। तो आप इसका E0 सेल बता दीजिए। इसका E0 सेल क्या हो जाएगा? या यही E0 सेल अगर आप लिखेंगे तो किसका किसका फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए? कॉपर से कॉपर E0 Rp ऑफ कैथोड। अच्छा, कैथोड पे कौन है? तो Ag+ टू Ag, इसका E0 माइनस E0 Rp ऑफ एनोड, तो कॉपर 2+ टू कॉपर, हाँ है ना? यही करना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो अब Ag+ का पोटेंशियल देखिए कितना है। तो Ag+ टू Ag का 0.80 और कॉपर 2+ टू कॉपर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और इससे आप सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट, दैट इज 0.46 वोल्ट। इसका पोटेंशियल आ गया 0.46 वोल्ट। अब जरा आप इस पे नॉस्ट इक्वेशन एकदम मन से नॉस्ट इक्वेशन लगाइए और QPC को ध्यान से लिखिएगा। नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो E सेल लिखेंगे, E सेल विल बी इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N कितना लेना चाहिए यहाँ पर? 2। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। हाँ, देखिए 2Ag+ 2Ag बन रहा है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और कॉपर टू कॉपर 2+ बन रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर भी यूज कर रहा है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज 2। अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप QPC लिखना है। यहाँ QPC के एक्सप्रेशन में कॉपर +2
इंटू एजी प्लस एजी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कर दे क्या? नहीं, ये सॉलिड है, इसको आपको नहीं रखना। आप लिखोगे कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, और कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन का कुछ भी नहीं, सॉलिड है, नहीं लिखेंगे। ये हो गया अपना पूरा सेटअप। अब वैल्यू पुट करिए इसमें, एंजॉय करिए। E0 सेल 0.46, ये मान लेते हैं 0. या चलिए ऐसे लिख लेते हैं। तो ई सेल इक्वल टू 0.46 माइनस 0.059 1/2 log। कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? तो 10 की पावर -1। 3.4 आ रहा है फाइनल आंसर। यस सर। अच्छा, 10 की पावर -1 और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -1 अपॉन 10 की पावर -3 का स्क्वायर। तो ये देखिए 10 की पावर -6, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं न्यूमरेटर में तो 10 की पावर -6 ऊपर जाने पे प्लस हो जाएगा 10 की पावर 5, सॉरी +6 हो जाएगा, और ये 10 की पावर -1 है, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 5, और लॉग लेंगे तो ये लिख सकते हैं -0.46 -0.03 लिख दें इसको, 0.06 मान के और 2 से डिवाइड कर दिया, और ये वैल्यू कितनी आ गई? तो लॉग 10 की पावर 5 है ना। यस सर। तो ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई? 0.46 माइनस 0. ये आ जाएगा लॉग 10 की पावर 5 इज 5 log 10 दैट इज 5, तो ये 0.15, तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.31 वोल्ट। ई सेल इज 0.31 वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट। सर हाँ बेटा। सर मेनली जो नर्स्ट इक्वेशन यूज हो रही है वो कंसंट्रेशन के चेंज के कारण ना, मतलब अगर टेम्परेचर अगर सिर्फ चेंज हो रहा हो तब भी क्या यूज करना होगा? तब भी यूज कर सकते हैं नॉस्ट इक्वेशन। ये सब, ये जो कांस्टेंट आया है आप याद करिए, नॉस्ट इक्वेशन का सबसे बेसिक जो था आप उसको याद करिए, RT अपॉन NF आता था उसमें, हमने जब लिखा था तो उसमें RT अपॉन NF आता था। हाँ ये देखिए E0 -2.303 RT अपॉन NF log QPC आ रहा है, देखा? तो अब अगर टेम्परेचर का भी चेंज हो तो आप टेम्परेचर के चेंज को यहाँ पुट करके, जो टेम्परेचर हो उसको पुट करके, हाँ ध्यान रखिएगा जो टेम्परेचर पुट करेंगे उसका E0 चाहिए होगा, ठीक है? हाँ बेटा। सर इसका अभी सर एक बार QPC बता दीजिए। किसका? सर अभी लास्ट में देखिए QPC बहुत ही आराम से लिखिए, क्या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इसका लिखते तो आप कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखते, यस सर, और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन आप 1 यूनिट मानते हो, यूनिट ही मान लेते हैं, तो कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा कोफिशिएंट इसका 1 है तो पावर 1, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में Ag है, Ag प्लस है और कॉपर है, कॉपर सॉलिड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लेंगे और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि कोफिशिएंट 2 है। हो गया? ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ज़रा। हाँ, एक सेल है जिंक Zn2+, कॉपर 2+2 कॉपर। एनोड कौन है यहाँ पर? जिंक इलेक्ट्रोड, एंड कैथोड कौन है? कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर। सही रिएक्शन देख सकते हैं इसकी। यस सर।
चलिए बताते जाइए सेग्रीगेशन क्या होनी चाहिए, नेट सेग्रीगेशन सीधे बताइए। तो जिंक सॉलिड का ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 का रिडक्शन और जिंक 2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ये हो जाएगी सारी पोटेंशियल सेग्रीगेशन। चलिए ई नॉट सेल बताइए। अब सीधे नास्टिक क्वेश्चन लगा लिया मैं कि ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0591 बाई एन कितना लेना चाहिए इसमें 2 और लॉग QPC बताइए क्या लिखना चाहिए, QPC कितना, जिंक की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर की कंसंट्रेशन, जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन। चलिए ई नॉट सेल कितना लिखोगे, इसका ई नॉट सेल बताइए, 1 वोल्ट। ई नॉट सेल तो ERP ऑफ कैथोड माइनस ERP ऑफ एनोड, तो कैथोड पर यहां कौन है, कॉपर कॉपर का RP SRP इज 0.34 माइनस ऑफ -0.76, यानी कितना हो गया ई सेल, ई नॉट सेल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.1 अगर आप देखें तो ERP ऑफ कैथोड, कैथोड पे कॉपर है, कॉपर का RP हो गया 0.3, SRP इज 0.34 माइनस ऑफ -0.76 वोल्ट, तो ये आ जाएगा आपको नेट ई नॉट सेल। अच्छा अब इसकी ज़रा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.0591/2 लॉग 1.13 जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² एंड कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1, तो 10⁻² अपॉन 10⁻⁻1। अब देखिए ये वैल्यू आ गई 1.1 माइनस 0.0591/2 लॉग, ये वैल्यू कितनी आ गई, तो 10⁻⁻1, -1 ही होगी, तो ये -1 आ गई और -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको देख सकते हैं कि ये 1.1 माइनस 0.03 के बराबर, सॉरी प्लस 0.03 के बराबर है, कह सकते हैं। यस सर, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.13 वोल्ट आ जाएगी। समझ में आई बात। यस सर, हाँ। यस सर, सेल नोटेशन से सेल रिएक्शन, फिर तमीज से नॉस्टिक क्वेश्चन, QPC पे ध्यान देना, फिर ई नॉट सेल अच्छे से RP ऑफ कैथोड माइनस RP ऑफ एनोड, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड से ई नॉट सेल और वैल्यू पुट करिए और ई सेल निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा सवाल, हाँ इसको ट्राई करिए ज़रा, फटाफट ट्राई करिए, बताइए। एनोड किसका है, ब्रोमाइड का, हाँ ब्रोमीन के इलेक्ट्रोड का एनोड है। कैथोड किसका है, कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रोड का। चलिए इसका नेट सेल रिएक्शन बताइए, तो कॉपर 2+, बताइए नेट सेल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, कॉपर 2+ प्लस Br2 से बनेगा 2Br माइनस प्लस C। कॉपर 2+ प्लस Br2 से बनेगा Cu solid plus 2Br minus. Cu solid प्लस 2Br माइनस। सर लेकिन सर रुक जाइए। ऑक्सीडेशन होगा ना Br, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ Br2 का क्या हो रहा है, सर ऑक्सीडेशन तो वो उल्टा होना चाहिए। इस रिएक्शन में Br2 को जो बताया आपने, उस रिएक्शन में Br2 का रिडक्शन हो रहा है, ध्यान से। हो रहा है। और कॉपर प्लस क्वेश्चन में Zn2+ की क्यों लिखी है कंसंट्रेशन वहाँ पे क्वेश्चन में? अरे वो प्रिंटिंग एरर है, वो Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, यस सर, ये Br माइनस है। हाँ देखिए ये जो रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन गलत है, ये रिएक्शन गलत है क्योंकि कैथोड पे तो रिडक्शन आपने करा दिया,
एनोड पे क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन रॉन्ग हो जा रही है। आपको ऐसा नहीं है कि Br2 से Br माइनस ही बनेगा। कभी भी अगर नोटेशन दिया जाए तो आपको इन दोनों से ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखनी है। तो Br माइनस टू Br2 बनना चाहिए। तो रिएक्शन आएगी Br माइनस 2Br माइनस 2Br2। ठीक है, ये गैस के फॉर्म में है और ये सॉलिड है, और ये दोनों एक्वस आयन के फॉर्म में रहेंगे। समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ, Yes. यहाँ दिक्कत क्या होती है, तो हाँ कई बार हम जल्दीबाजी में रिएक्शन गलत लिख लेते हैं और सब कुछ सही किया, रिएक्शन गलत लिखी। अच्छा, इसका ई नॉट सही बताइए कितना होना चाहिए? Minus 0.76. ई नॉट सही हुई माइनस 0.76। ई नॉट सेल। आरपी ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन है यहाँ? हमको कॉपर 2+, कॉपर इलेक्ट्रोड है, उसका एसआरपी 0.34 है। 0. माइनस एनोड पे कौन है? 1.10 वोल्ट। अब देखिए इसका सही पोटेंशियल कितना, ई नॉट सही कितना आ रहा है? Minus 0.76. आंसर -0.91 है। माइनस 0.76 वोल्ट, ये आ गया। अब देखिए अगर मैं इसका ई सेल बताऊं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2. एन की वैल्यू यहाँ 2 लेंगे, तो एन की वैल्यू 2 और लॉग क्या लिखना चाहिए? QPC बताइए। 1 upon concentration of copper. नहीं। Partial pressure of Br2 हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2। upon concentration of copper 2+ बहुत बढ़िया, into concentration of Br minus का square. बहुत बढ़िया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इसमें आप वैल्यू पुट करिए, इसमें आपको केयरफुली वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू आ गई माइनस 0.76, ये है 0.03 करके, या अगर नहीं भी करते हैं तो 0.0591 अपॉन 2। Br2 का पार्शियल प्रेशर तो कहीं दिया ही नहीं है, 1 ले लेंगे। तो मानेंगे फिर तो यूनिटी मानेंगे। और कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1 और Br2 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो रहा है, दैट इज -4 हो जाएगा। 10 की पावर -2 का। तो ये हो गया पूरा 10 की पावर -5। 5 आ जाएगा बाहर पूरा। तो ये वैल्यू लॉग की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5। 5. और ये हो जाएगा -0.76 -0.03 लिख दें इसको, और यहाँ से 5 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई -0.91। हाँ, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन यहाँ से, सेल पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है। तो क्या ये सेल ऐसे स्पॉन्टेनियस है? क्या ये सेल इस तरीके से फंक्शन करेगी? मतलब हम जैसा मान रहे हैं, जिसको एनोड मान रहे हैं, क्या वो एनोड जैसा फंक्शन करेगा, और जिसको कैथोड मान रहे हैं वो कैथोड जैसा फंक्शन करेगा? नो सर। नहीं। इस सेल की अगर ये सेल अगर हम बनाएं, फिजिकली इस सेल को बनाएं, मतलब इसका इलेक्ट्रोड और इसका इलेक्ट्रोड कनेक्ट करें, तो कौन एनोड होना चाहिए और कौन कैथोड होना चाहिए? कॉपर एनोड और Br2 कैथोड होना चाहिए। अब देखिए आपको कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, नस्ट इक्वेशन दे के, ये पूरी कॉन्सेंट्रेशन दे के आपको ये कमेंट करना होता है कि ये जो सेल है, ये सेल क्या स्पॉन्टेनियस है?
नो सर। तो सेल्फ स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि एज इट इज जो आपको एनोड और जो आपको कैथोड दिया है, क्या उसके साथ ये सेल्फ स्पॉन्टेनियस है? जैसे एनोड जो दिया और कैथोड जो दिया, अगर उनको एनोड और कैथोड को देखें तो क्या ये सेल्फ स्पॉन्टेनियस है? तो आपको सेल्फ पोटेंशियल देख लेना है और उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ये सेल्फ स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है, तो आप इस सेल के बारे में क्या कमेंट करेंगे कि ये सेल स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, क्या हमें कोई सेल स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है ये ई नॉट सेल देख के बताना चाहिए या ई सेल देख के बताना चाहिए? हाँ, जैसे याद करिए कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये आप डेल्टा जी देख के बताते हो या डेल्टा जी नॉट देख के बताते हो? डेल्टा जी। तो वैसे ही हमें ई नॉट सेल देख के बताना चाहिए। ठीक है, बट देखिए अगर ई सेल इतना ज़्यादा नेगेटिव आ गया है, -0.76 ई नॉट सेल इतना ज़्यादा नेगेटिव आ गया है, तो क्या इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो पाएगी कि ये इसको पॉजिटिव करा पाए? तो यहां कॉन्सेंट्रेशन अगर आप 100 गुनी कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितने से बढ़ेगी? अगर आप इसकी वैल्यू 100 से चेंज करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो 2 से बढ़ेगी। यस सर। और ये वैल्यू 2 से बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू कितने से बढ़ जाएगी? 0.06 से चेंज होगी, है ना? यस यस। आई बात समझ? अगर आप इसकी वैल्यू 100 से बढ़ा देते हो तो ये वैल्यू 2 से चेंज हो जाएगी, 2 से मतलब डबल हो जाएगी, और ये पूरी वैल्यू देखोगे तो ये 0.06 से ही चेंज होगी। तो ये बहुत कम चेंज आएगा। तो कई बार हम ई नॉट सेल देख के भी बता देते हैं कि सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, पर हम अगर हमें एकदम सही में कहा जाए तो हमें ई सेल देख के बताना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं सेल पोटेंशियल के लिए, तो उसमें ई नॉट सेल निकालने में पॉजिटिव आ रहा था, तो आंसर भी पॉजिटिव आ रहा था। अब देखिए अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी हो और केवल ई नॉट की वैल्यू दी हुई हो और आपसे पूछा जाए सेल पोटेंशियल बताइए, तो वैसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें? अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी हुई है और केवल ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू दी हुई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो वैसी सिचुएशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जनरली हम ई नॉट सेल की वैल्यू निकालते हैं और उसी से देख के बता देते हैं। ठीक है, यस। पर अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए कि कैसे बताना चाहिए, कंसंट्रेशन रख के, हाँ, तो कंसंट्रेशन देख के बताना चाहिए हमें। ठीक है, तो हमें सही में कहा जाए, अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए तो कंसंट्रेशन देख के बताना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो चुका है। अच्छा, अब देखिए एक थोड़ा सा ऑपोजिट टाइप का सवाल। फॉर द सेल नोटेशन दिया हुआ है और इसका सेल पोटेंशियल बता दिया है कि सेल पोटेंशियल इज 1.4 वोल्ट। इसका सेल पोटेंशियल जो है दैट इज 1.4 वोल्ट। सेल पोटेंशियल की वैल्यू बता दी गई है कि सेल का जो सेल पोटेंशियल है ये 1.4 वोल्ट है। देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ concentration ऑफ कैटायन इन कैथोडिक एंड एनोडिक सॉल्यूशंस। तो कैथोड और एनोड में जो कैटायंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करनी है। तो ये बताइए कैथोड में कौन सा कैटायन है यहाँ पर? कॉपर 2+। कैथोड का कैटायन है कॉपर 2+। तो हमें बताना क्या है? तो कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एनोड का कैटायन है Zn2+। इसकी कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो बताना है, ये वैल्यू बतानी है। और हमें मेंशन क्या है? तो ये सेल रिएक्शन मेंशन है और साथ में ई सेल बता दिया गया है कि ई सेल इज 1.4 वोल्ट। ठीक है, चलिए कोशिश करिए इसको करने का। क्या करना चाहिए, इसको किस तरीके से करना चाहिए? सर सेकंड में लिखेंगे लॉग की वैल्यू बस निकालनी है।
हाँ चलिए ट्राई करिए। 10 की पावर 10 10 की पावर 10। चलिए ट्राई करिए। 10 की पावर 10 आ रहा है। देखिए तरीका क्या है, तो आपको सेल बताई हुई है, सेल दिया हुआ है, नोटेशन है, आप नोटेशन से सेल रिएक्शन लिखिए। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक सॉलिड्स, और कैथोड पर रिडक्शन होगा तो कॉपर 2+ एक्वस, इनकी रिएक्शन से बन जाएगा कॉपर सॉलिड एंड Zn2+ एक्वस। ये सेल रिएक्शन आ गई। इस सेल रिएक्शन का E0 सेल दिखाइए। E0 सेल कितना हो जाएगा? 1.1 और आपका माइनस E0 सेल इज 1.1 वोल्ट। ये आया सबका? 10 आ रहा है। आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड। आरपी ऑफ कैथोड, कैथोड पे कॉपर है तो 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76, तो ये आ जा रहा है 1.1 वोल्ट। अच्छा अब देखिए इसको आप अगर नॉस्ट इक्वेशन लिखें तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, एन की वैल्यू यहाँ 2 आएगी, ध्यान से देखेंगे तो लॉग जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन, QPC अगर लिखे तो ये मिल जा रहा है। अच्छा इसी का इन्वर्स तो पूछा है, जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आ रही है, इनका रेशियो आ रहा है, और इसी का उल्टा अपने को पूछा गया है। अब वैल्यू पुट करें ज़रा। ई सेल की वैल्यू हो गई 1.4, ये हो गया 1.1। अच्छा इसको इन लॉग अगर ये कॉपर 2+ टू Zn2+ कर दूं तो ये माइनस का प्लस कर सकते हैं क्या? यस यस सर। ठीक है, और ये वैल्यू देखिए, इसको अप्रॉक्सीमेट करके अगर मैं 0.06 ले लूँ, 0.06, तो ये वैल्यू आ जा रही है 0.03, और ये प्लस कर दूं तो ये हो गया लॉग कॉपर 2+ अपॉन Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन। हाँ है ना? यस सर। अब देखिए इसको 1.1 को आप शिफ्ट कर दीजिए इधर साइड में 0.3, और इसको फिर आप लिख सकते हैं कि 0.3 इक्वल्स टू 0.03 लॉग कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन। हाँ है ना? तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.03 अपॉन 0.3 अपॉन 0.03, ये वैल्यू आ जा रही है 10 के बराबर। 0.3 अपॉन 0.03 इक्वल्स टू 10, और ये वैल्यू हो गई लॉग कॉपर 2+ अपॉन Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। अब एंटी लॉग लिए तो कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 10। फाइनल आंसर। समझ में आया सबको? ठीक है, कोई डाउट आज की क्लास में? सर हाँ सर मैंने एक जो क्वेश्चन पूछा था सर वो समझ नहीं, मतलब आपको भेजा था सर MN वाला। Recording stopped. आपने क्या क्वेश्चन भेजा था? वो MN2+MN